हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारे आज के सेशन में हम लोग इनकम टैक्स से कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, इनकम टैक्स पे डिटेल डिस्कशन सेशन भी हम क्लास अपलोड करेंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थे कि मैम इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स जो एग्जाम में कवर कर सकते हैं रिलेटेड टू एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम, यूजीसी नेट, वो आप कवर करा दीजिए। तो डिटेल सेशंस भी अपलोड होंगे जहाँ हम एंट्रेंस लेवल पे ही हर एक कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एंट्रेंस लेवल पे जो पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं उन पे डिस्कशन करेंगे। बट अभी क्योंकि कई सारे यूनिवर्सिटीज़ के एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं तो हम एमसीक्यूज अभी डिस्कस कर ले रहे हैं। आफ्टर दैट इसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर कर देंगे। जनरली होता क्या है ना कि अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप एमसीक्यूज बहुत ही ईजिली कवर कर पाते हो। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं जहां हम लोग ओवरऑल 50 एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू इनकम टैक्स। बट ये सारे एमसीक्यूज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है, तो इनकी प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से कर लेना। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है द डेली अलाउंस रिसीव बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करें तो ये जो डेली अलाउंस रिसीव करते हैं ये एग्जेम्प्ट होता है फ्रॉम टैक्स। अच्छा, अगर ये कोई और भी अलाउंस रिसीव कर रहे हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस तो वो भी एग्जेम्प्ट होता है। करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट, एग्जेम्पशन लिमिट फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 फॉर अ सुपर सीनियर सिटीजन रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज। अगर आपको स्लैब रेट याद होगा तो बहुत ही ईजिली आप इसका आंसर कर पाओगे कि सुपर सीनियर सिटीजन के लिए जो लिमिट है टैक्स फ्री की वो है 5 लाख। तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड, 5 लाख। नेक्स्ट, an assessee commences his business on 1st July 2020. What period will be treated as his previous year for the concerned assessment year? जनरली अगर हम लोग बात करें असेसमेंट ईयर की तो असेसमेंट ईयर क्या होता है वो समझ लो। एक होता है प्रीवियस ईयर, एक होता है असेसमेंट ईयर। अब जैसे अगर मान लो अभी फ़िलहाल जो टाइम चल रहा है वो चल रहा है 2022 टू 2023। मेरे लिए हम जो इनकम अर्न करेंगे 2022 से लेकर के 2023 मतलब 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023, ये मेरे लिए क्या हो जाएगा प्रीवियस ईयर। अब प्रीवियस ईयर में मतलब इस पूरे ईयर में तो हमने अर्न किया। अब अर्न करने के बाद जब हमें 31 मार्च को हमने एंड किया तो हमें पता चला कि मेरी टोटल इनकम क्या है। अब उस इनकम पे हम टैक्स देंगे किस साल? अगले साल, दैट इज़ असेसमेंट ईयर में। और वो अगला साल कौन सा होगा? 2023 टू 24। मेरी बात समझ में आई? मान लो करंट ईयर में आप इनकम अर्न कर रहे हो तो करंट ईयर में आपको कैसे पता रहेगा कि आप एट द एंड ऑफ द ईयर कितना अर्न करोगे? कभी नहीं पता चलेगा, वो तो जब एंड हो जाएगा तभी पता चलना है। तो जिस ईयर आप इनकम अर्न कर रहे हो उसको कहते हैं प्रीवियस ईयर, और उस ईयर के अगले साल को हम कहते हैं असेसमेंट ईयर, जिसमें हम असेस करते हैं आपकी इनकम को। तो अब आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई 2020 से, तो 1 जुलाई 2020 टू 31 मार्च 2021 ये आप इनकम अर्न करोगे। तो यही आपका क्या हो जाएगा? प्रीवियस ईयर। और इस करंट ईयर के लिए असेसमेंट ईयर अगर कोई पूछे तो असेसमेंट ईयर क्या होगा? 21-22। क्लियर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट, हुज इनकम विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड प्रोफेशन। अब अगर प्रोफेशन की बात करें तो इस गिवन ऑप्शन में से करेक्ट आंसर होगा सी, एडवोकेट। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट अलाउंस ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय टू मीट हिज एक्सपेंडिचर फॉर द पर्पस कम्यूटिंग बिटवीन प्लेस ऑफ हिज रेजिडेंस एंड प्लेस ऑफ हिज ड्यूटी इज एग्जेम्प्ट अप टू व्हाट लिमिट। अब देखो पहले जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस था वो 1600 पर मंथ का एग्जेम्पशन मिलता था, बट अब एग्जेम्पशन नहीं मिलता। तो करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ दीज। दो लोगों को एग्जेम्पशन मिलता है, एक जो डिजेबल्ड पर्सन है और दूसरे वो जो ट्रांसपोर्ट बिजनेस से रिलेटेड है, उनके एम्प्लॉयज़ को मिलता है, बाकी को नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन इनकम इज असेसिबल फॉर। अगर इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है तो वो ऑर्डिनरली रेसिडेंट के लिए भी असेसिबल होगा, नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट के लिए भी, एज वेल एज नॉन रेसिडेंट के लिए भी। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, एन इंडिविजुअल रिसीव्ड 80,000 फैमिली पेंशन, द स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड टू हिम शैल बी। अब फैमिली पेंशन की बात करें तो 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन और 15,000 रुपीज़ जो भी इसमें से अमाउंट लेस होगी उसका आपको डिडक्शन मिलता है। तो इसका 1/3 अप्रॉक्स 26,667 आएगा, और 26,667 और 15,000 विच एवर इज लेस उसका डिडक्शन मिलेगा। तो आपको ओवरऑल स्टैंडर्ड डिडक्शन कितने का मिलेगा? 15,000 का। नेक्स्ट, टोटल इनकम इज राउंड ऑफ द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 रुपीज़। हमेशा ये 10 रुपीज़ के नियरेस्ट ही राउंड ऑफ होता है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 इज
अब ये बेसिकली स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात कर रहा है, जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए डिडक्शन होता है, और ये डिडक्शन है ₹50,000 का। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंट्री में अगर हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, उससे इनकम जनरेट हो रही है, तो वो टैक्सेबल होता है ओनली इन केस ऑफ रेसिडेंट्स। अगर आप नॉन रेसिडेंट हो या रेसिडेंट हो बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट हो, तो उनके केस में भी इस पर टैक्सेबिलिटी होगी तब जब वो अमाउंट रिसीव्ड हो रहा हो इन इंडिया। क्लियर? नेक्स्ट, द TDS in Form 16 must tally with the figures in Form 26 AS. दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, टैक्स इज कंप्यूटेड ऑन, टैक्स हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हैं? इनकम पे। डैश इज अ लीगल एंड मॉरल वे ऑफ टैक्स सेविंग, टैक्स सेविंग का लीगल और मॉरल तरीका कौन सा है? टैक्स प्लानिंग, टैक्स एवेजन, टैक्स अवॉइडेंस, नन ऑफ दिस। टैक्स प्लानिंग, अगर आप टैक्स प्लानिंग करो प्रॉपर, आप टैक्स प्लानिंग करके प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करके अपने टैक्स की सेविंग करो, तो ये लीगल तरीका है। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज, अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी सबलेट किया है, मतलब लेट करने के बाद सबलेट किया है, जैसे मान लो ए ने बी को दिया अपना घर रेंट पे रहने के लिए और बी ने सी को दे दिया, तो ये क्या हो रहा है? सबलेटिंग का प्रोसेस है, तो ये इनकम टैक्सेबल होगी अंडर हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च शैल इंक्लूड एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड ऑन clinical drug trial, yes. Obtaining approval from any state regulatory authority, yes. Filing for patent, yes. Correct answer होगा D, all of the above. Next, K received ₹17,780 from the winnings from horse race. The amount included while computing the income from other sources will be. अब winning from horse race की बात करें तो इसमें 30% का टैक्स एप्लीकेबल होता है और 30% के बाद आपकी अमाउंट आ रही है 17780। तो अगर ये 70% है तो 100% अमाउंट कितनी रही होगी? 25,400, और उसमें से 30% कट के आपको पैसा मिला है 17,780। बट जब आप अपनी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कैलकुलेट करोगे तो आप टोटल अमाउंट कितनी दिखाओगे? 25,400। दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी, 25,400। नेक्स्ट, in which of the following cases the assessee is liable to the assess to tax in the same year in which he earns the income? मतलब उस केस में आपके लिए प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर सेम होगा। कब? जब इनकम ऑफ पर्सन्स लिविंग इंडिया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, ऑन डिसकंटिन्यूएंस ऑफ अ बिजनेस और प्रोफेशन, इन तीनों ही केसेस में जिस साल आपने इनकम जनरेट की है उसी साल आपको टैक्स पे करना होता है, ना कि नेक्स्ट ईयर। तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, अनरियलाइज्ड रेंट शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम, अनरियलाइज रेंट को हम कहाँ से डिडक्ट करते हैं? ग्रॉस एनुअल वैल्यू से। दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, एन एम्प्लॉय रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ₹4 लाख इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ₹1 लाख फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। द एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट देयरऑन इज हाफ ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड। द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ UPF विल बी। अब देखो, अगर हम लोग अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की बात करें तो रिटायरमेंट के टाइम जो भी एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन होता है उस पर टैक्स नहीं लगता। एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट होता है उसको हम डालते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन को प्लस एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट मिला है वो आपकी सैलरीड इनकम होगी, दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरी मानी जाती है। क्लियर? और क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है कि सिर्फ आपको टैक्सेबल अमाउंट बताना है UPF का। तो टैक्सेबल अमाउंट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, इस 4 लाख में से जो रिटायरमेंट के टाइम मिला उसमें 3 लाख आपका कंट्रीब्यूशन है और 1 लाख क्या है? इंटरेस्ट है। अब कह रहा है कि जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है और इंटरेस्ट है वो कितना है? हाफ ऑफ द अमाउंट रिसीव, मतलब इसका हाफ 1,50,000 एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है और 50,000 एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट है। बट ये कह रहा है कि चाहे एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट हो चाहे एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट हो, दोनों टैक्सेबल है, तो 1 लाख पे टैक्सेबल होगा, तो 1 लाख पे टैक्स लगेगा, प्लस जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है 1,50,000 उस पर भी टैक्स लगेगा। बस इतना ध्यान रखना है कि जो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन है आइदर कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट वो जाएगा सैलरी में, और जो एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट है वो अदर सोर्सेज होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 2,50,000, दैट इज करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट, लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस से लॉस है तो उसी ईयर आप अदर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से भी सेट ऑफ कर सकते हो, या किसी और हेड से अगर इनकम आ रही है
जैसे कि पीजीबीपी हो गया, कैपिटल गेन हो गया, तो उससे भी आप सेट ऑफ कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर होगा 1 and 2 बोथ। अलाउड आइटम फॉर डिडक्शन व्हेन कंप्यूटिंग बिजनेस इनकम, जब बिजनेस इनकम कंप्यूट करते हैं तो हम एक्चुअल बैड डेट का डिडक्शन मिलता है। एग्रीकल्चरल इनकम इन पाकिस्तान, ये असेसेबल होगा सिर्फ एसएससी के लिए। नेक्स्ट, गिफ्ट रिसीव बाय एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग रिलेटिव्स इज एग्जेम्प्ट। वाइफ ऑफ एक्स, ग्रेट ग्रैंडफादर ऑफ एक्स, ब्रदर ऑफ द फादर ऑफ एक्स। अब यहाँ पे बेसिकली आप लोग को रिलेटिव्स की डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत है और इस डेफिनेशन में ये तीनों ही पॉइंट इंक्लूडेड है, तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, percentage of income from sale of rubber grown and manufactured latex in India is considered as agricultural income। अब इस केस में एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाती है 65%, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, डेट ऑफ लोन टेकन 15th November 2018, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस प्रॉपरली इज 1st November 2020, दैट द लोन इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, द प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड विल बी ऑफ। अब देखो, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट होता है डेट ऑफ बोरोइंग से, जो कि है 15th November 2018, और एंड कहाँ होगा, जिस दिन आपने लोन का रीपेमेंट कर दिया या जिस दिन आपकी कंस्ट्रक्शन हुई उसके जस्ट पहले जो 31st March आएगा। क्लियर, ये पीरियड माना जाता है आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। अब क्योंकि क्वेश्चन में मेरे पास लोन रीपेमेंट का टाइम नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1st November 2020 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, तो जस्ट उसके पहले की जो डेट है दैट इज 31st March 2020 तक का टाइम पीरियड इंक्लूड होगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में, और ये आप कैलकुलेट करोगे ना तो 16.5 months आएगा। क्लियर, करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, मैक्सिमम एग्जेम्प्टेड अमाउंट ऑफ इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इज 3 lakh। नेक्स्ट, interest paid rupees 1,50,000 on loan taken on previous year 2021 for the renovation of self-occupied house. In computing income from house property, the deduction is available to the extent of। अब देखो क्वेश्चन में साफ कह रहा है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है और रेनोवेशन के लिए आपने लोन लिया, उस पर इंटरेस्ट पे किया है, तो उसके इंटरेस्ट का 30,000 ही आपको डिडक्शन अलाउ होता है, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, underground allowance granted to an employee working in uncongenial and unnatural climate in underground mines is subject to maximum exemption of, maximum कितने रुपीस का exemption है, 800 rupees per month। Next, retrenchment compensation received by a workman under the Industrial Disputes Act 1947 is exempt from tax to the extent of rupees 5 lakh। Next, ऑन असेसमेंट ऑफ प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस टैक्स किस पे लेवीड होता है, एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ बिजनेस पे, ना कि एंटिसिपेटेड या नोशनल पे। नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया इज कंसिडर्ड एज एग्रीकल्चरल इनकम अप टू 60%, करेक्ट आंसर होगा बी। एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जेम्प्टेड, फुल्ली एग्जेम्प्टेड। नेक्स्ट, arrears of rent received during the previous year is rupees 2 lakh। From this amount deduction shall be allowed of rupees, इसमें का 30% डिडक्शन अलाउ होगा दैट इज 60,000 और बाकी टैक्सेबल होगा, तो करेक्ट आंसर होगा सी 60,000। डैश अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी रिसीव बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एग्जेम्प्ट। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर ग्रेचुटी मिल रही तो वो पूरी एग्जेम्प्ट है। नेक्स्ट, डैश इज नॉट इलीगल, डैश इज नॉट ओनली इलीगल बट ऑल्सो इमोरल। टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स इवेजन। अब टैक्स इवेजन का मतलब होता है जहाँ पे आप चोरी करते हो टैक्स की, तो ये इलीगल भी है, इमोरल भी है। नेक्स्ट, द एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जेम्प्टेड अंडर द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। नेक्स्ट, फॉर अ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स एग्रीकल्चरल इनकम इज इंक्लूडेड इन टोटल इनकम इफ एग्रीकल्चरल इनकम एक्सीड्स 5,000, 10,000, 50,000, एग्रीकल्चरल इनकम एक्सीड्स 5,000 एंड टोटल इनकम एक्सीड्स एग्जेम्पशन लिमिट। जब ये दोनों सिचुएशन फुलफिल होती है तभी आप एग्रीकल्चरल इनकम को टैक्स के कंप्यूटेशन में इंक्लूड करते हो। द ईयर इन विच द इनकम इज अर्न, जिस साल आप अर्न कर रहे हो वो है प्रीवियस ईयर, और जिस साल टैक्सेबल होता है वो होता है असेसमेंट ईयर। नेक्स्ट, द एनुअल वैल्यू ऑफ अ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस इज, एनुअल वैल्यू किसकी, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की, हमेशा क्या होगी, 0 nil। नेक्स्ट, an employee gave a cash gift of rupees 6,500 to his employee for purchase of a watch. In this case, how much amount shall be taxable?
अब अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को गिफ्ट वाउचर दे रहा है या कैश दे रहा है तो 5,000 रुपीज़ तक तो एग्जेम्प्ट है, बट अगर 5,000 से ज़्यादा दे रहा है तो फिर पूरा टैक्सेबल है। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, एवरी ईयर द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी, देखो सिटीजनशिप हमेशा कांस्टेंट रहती है और रेसिडेंशियल स्टेटस चेंज हो सकता है। नेक्स्ट, द इनकम विच इज अराइव्ड आफ्टर डिडक्टिंग डिडक्शंस अंडर एटीसी टू एटीयू इज कॉल्ड, जीटीआई में से हम ये सारे डिडक्शन लेस करते हैं तो हमारे पास आता है टोटल इनकम। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ द फैसिलिटी ऑफ गार्डनर इज टैक्सेबल फॉर, अब इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि ये किसके लिए टैक्सेबल है, सारे एम्प्लॉयज़ के लिए, स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के लिए, ऑफिसर्स के लिए या नन ऑफ द अबव के लिए। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बाय सैलरीड पीपल टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न्स आर रेंट रिसीट्स क्लेमिंग एचआरए, फॉर्म 16, पे स्लिप्स एंड बैंक डिटेल्स। करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। फैसिलिटी ऑफ टेलीफोन फॉर एन एम्प्लॉय इज, ये बिल्कुल टैक्स फ्री परकोसिट है। करेक्ट आंसर होगा ए। फैमिली पेंशन टू अ विडो शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड, ये टैक्सेबल होगा अदर सोर्सेज में। नेक्स्ट, पर्सन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन, पर्सन को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में। हाउ मेनी हेड्स ऑफ इनकम आर देयर टू कंप्यूट जीटीआई ऑफ एन एसएससी, 5, जिसमें 5 हेड कौन कौन से हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। करेक्ट आंसर होगा थर्ड 5। सैलरी पेबल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एन इंडियन सिटीजन फॉर सर्विसेज आउटसाइड इंडिया, अगर इंडिया के बाहर आपने इंडियन सिटीजन को भेजा एंड उनको सैलरी कौन दे रहा है, गवर्नमेंट दे रहा है, तो वो इंडिया में टैक्सेबल होगी। नेक्स्ट, मिस्टर रतन हु रिटायर्ड ऑन 1/10/2020 इज रिसीव 5,000 per month as pension. On 1/2/2021, he commuted 60% of his pension and received rupees 3 lakh as commuted pension. His taxable pension will be dash if he is a government employee. आप देखो क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो जो कम्यूटेड पेंशन है वो तो एग्जेम्प्टेड होगी और जो अनकम्यूटेड है वो टैक्सेबल होगी। तो सबसे पहले ये जो 5,000 रुपीज़ आपको पर मंथ मिल रहा है वो मिला अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 मंथ के लिए। अब फिर 5th मंथ से दैट इज़ फरवरी से आपने अपनी टोटल पेंशन का 60% कम्यूट कर लिया, दैट इज़ 3,000 कम्यूटेड कर लिया एक तरह से कह लो। तो पर मंथ के बेसिस पे देखा जाए 40% अब इसका अनकम्यूटेड है, तो इसका 40% कितना हो गया 2,000, जो कि हम चार्ज करेंगे फरवरी और मार्च के लिए। और क्योंकि 3 लाख कम्यूटेड है तो उससे तो कोई मतलब नहीं है, वो तो एग्जेम्प्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो टोटल जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 24,000 और करंट ईयर के लिए 24,000 ही टैक्सेबल होगा। तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड 24,000। अब ये ओवरऑल 50 एमसीक्यूज से रिलेटेड टू इनकम टैक्स एक्ट। और इसी पैटर्न पे आप देखोगे ना तो क्वेश्चंस पूछता है बेसिकली एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम यूजीसी नेट में। तो इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना। हम 50 और एमसीक्यूज पे भी डिस्कशन करेंगे और बेसिक क्लासेस जैसे ही अपलोड हो जाएंगी उनको आप ज़रूर से कवर कर लेना, क्योंकि उन बेसिक लेवल्स पे ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछते हैं। अब अगर आज की किसी भी क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड अगर आपको आज का क्लास यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइमली मिल पाए। एंड हमारा जो सेकंड चैनल है सीए काजल टेरोलिया, उस पर आपको स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड सारे क्लासेस नोट्स मिल जाएंगे, तो वो चैनल भी आप ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में जहाँ हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।